हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। वीडियो एकदम सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा। मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दीजिए अगर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गिव मी कॉन्फर्मेशन इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली एंड इफ माई वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी कल भी बोला था कि आज दिवाली छोटी है बट क्लासेस हम लगाएंगे, तो आपकी क्लास में पेड बैच की लगा रहा हूँ। और कल तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन परसों भी क्लास लगाऊंगा आपकी, तो प्लीज़ लंबा गैप मत करिएगा, परसों अवेलेबल रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। टेंस हम कर रहे थे, और अगर आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से, ये जो चैप्टर है ना, ये आम टेंस नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हैं या फॉर्मूला बेस्ड टेंस जो है। हम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा एग्जामिनेशन से रिलेट करना चाहिए, और स्पेसिफिकली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन बैंकिंग, दैट इज एसबीआई। तो वहां पर हम अच्छे लेवल तक पहुंचे और समझे कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में ग्रामर को टच किया जाता है तो वो किस एंगल से टच किया जाता है। वो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से सॉल्व भी नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इसी डायरेक्शन में जो है, कल आपको अगर याद है तो मैंने आपके लिए इफ कंडीशनल के बारे में बात कर रहा था, फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर हम किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम इफ कंडीशनल को क्रिएट कर रहे हैं तो वो तीन तरीके के होते हैं। पहला ओपन कंडीशनल है, जहां पर इफ जो है वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, इफ जो है प्रेजेंट में लिखा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकता हूं। और जो दूसरा वाला क्लॉज है, जो इधर वाला है, उसको हमें फ्यूचर में लिखना पड़ता है। और फ्यूचर से मेरा मतलब यहां पर सिर्फ विल नहीं है, फ्यूचर से मेरा मतलब कैन भी है, फ्यूचर से मेरा मतलब मे भी है, और फ्यूचर से मेरा मतलब शैल भी है, राइट। उसी तरह से जब मैं इफ को पास्ट इंडेफिनिट में लिखता हूं तो ये मेरा सेमी क्लोज कंडीशनल बन जाता है। यहां पर जो ये दूसरा वाला क्लॉज होता है, यहां पर मुझे इसकी पास्ट फॉर्म्स देनी पड़ती हैं, मॉडल की पास्ट फॉर्म्स मुझे देनी पड़ती हैं। और यहां पर मैं विल की जगह वुड, कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट यूज करता हूं, शैल की जगह शुड यूज नहीं करता, क्योंकि शुड फ्यूचर की बात करता है, आगे सीखेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे। तीसरा हमने कंडीशनल सीखा था क्लोज कंडीशनल। यहां पर इफ जो है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं तो यहां पर हमें जो फॉर्म्स चाहिए वो कैसी होती हैं, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। ये हमने जो है यहां पर क्लियर किया था कल के क्लास में। अब मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें जो नॉलेज है वो यहीं तक सीमित रहती है, सिर्फ इतना ही सिखा दिया जाता है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में इससे परे सवाल आता है, चाहे वो फिलर में आया हुआ सवाल हो एसबीआई में, चाहे वो एरर डिटेक्शन में आया हुआ हो, एक बार क्लोज टेस्ट में भी देखा गया था सिमिलर पैटर्न का सवाल। उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारा ओपन कंडीशनल होता है यह हमेशा फ्यूचर की बात करता है, यह हमारा सेमी क्लोज कंडीशनल जो होता है यह प्रेजेंट की बात करता है, और प्रेजेंट की भी इमेजिनेशन की बात करता है। ये हमने सीखा था, अनरियल सिचुएशन की बात करता है। और ये जो हमारा क्लोज कंडीशनल है ये पास्ट की बात करता है, और ये भी इमेजिनेशन की ही बात करता है। ये हमने कल के क्लास में सीख लिया था। ये जो मैंने यहां पर ग्रीन से लिखा हुआ है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, और क्यों जरूरी था उसके लिए मैंने आपके सामने प्रीवियस ईयर के एसबीआई में ही पूछे हुए कुछ सवाल लिखे थे, जहां पर नेक्स्ट ईयर, टुमारो, लास्ट ईयर जो है डिसाइड कर रहे थे क्या आंसर आएंगे। हालांकि ऑप्शंस में सारे ही आंसर सही लग रहे थे, हाँ है ना। उम्मीद करता हूं आपने रिवाइज किया होगा और आपको यह क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाएंगे और समझेंगे। देखिएगा जरा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए। देखो लेवल 1 में क्या होगा, लेवल 1 जब बिल्कुल बेसिक सवाल आता है तो उस बेसिक सवाल में क्या आता है,
यही आएगा, देखो ऐसे आ जाएगा, आएगा इफ द गवर्नमेंट listens to us, we will, यहाँ लिख देंगे we would vote for it। ठीक है, आपको लेवल 1 पे बिल्कुल ऐसा सिंपल सा सवाल देखने के लिए मिलेगा, इफ द गवर्नमेंट लिसन्स टू अस वी वुड वोट फॉर इट। इतना हमें पता है कि ये सवाल तो सिर्फ फॉर्मूले से ही निकल रहा है। क्यों? हम जानते हैं इफ जो है हमारा प्रेजेंट में लिखा है, तो हमारा जो मेन क्लॉज है उसमें वुड नहीं आना चाहिए, उसमें विल आना चाहिए। तो हम बड़े आसानी से यहां पर क्या चूज कर सकते हैं? विल चूज कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, अगर आप इस बात को भी समझ जाएंगे तो ये लेवल 1 के तो सारे सवाल निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा, इफ दे होप्ड फॉर द बेस्ट they can do it. If they hoped for the best, they can do it. If they hoped for the best, they can do it. ये जो है इसका राइट आंसर है। If they hoped for the best, they can do it. अगर आप लॉजिकली देखोगे तो देखो यहां क्या लिखा है, if they hoped। अब if they hoped कौन सा कंडीशनल है? सेमी क्लोज है। क्यों सेमी क्लोज है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो यहां पर कैन नहीं आना चाहिए, यहां पर हमें कैन का पास्ट जो है वो कुड फॉर्म लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इफ दे होप्ड फॉर द बेस्ट दे कुड डू इट। क्लियर है? लेवल 1 का क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर मैंने कहा इफ द बॉय हैड worked hard, he would succeed. He would succeed. If the boy had worked hard, he would succeed. अब आप देख रहे हो, जब आप इसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि पहली नजर में आपको लगे यार ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये क्लोज्ड कंडीशनल है। और क्लोज कंडीशनल में यहां पर हम सिर्फ वुड और फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, यहां पर हम क्या करते हैं? वुड लगाते हैं, हैव लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो वुड हैव सक्सीडेड शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वुड हैव सक्सीडेड जो है इसका क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे समझना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है इस चीज पर कि हमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप लेवल 1 तो ऐसे ही निकाल लोगे। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी लेवल 2 में। लेवल 2 में किताबें क्या करेंगी आपको, अगर आपको किताब से आपने पढ़ा है तो कुछ रटाने की कोशिश करेंगी, वो पहले मैं लिख देता हूं। आप जानते हैं, अगर मैं कहूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा इफ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई। इफ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई इन द स्काई। अब अगर आप इसको सिर्फ फॉर्मूले से देखो तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं से नींव रखी जाएगी। आप देख रहे हो हैव लिखा हुआ है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इफ अगर हमारा प्रेजेंट में लिखा जाता है तो हम यहां विल लगाते हैं, यहां हमने विल भी लगाया हुआ है, यानी अगर हम इसको सिर्फ फॉर्मूले की नजर से देखें तो ये हमें सही लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको मीनिंग के आधार पर देखें तो इसका मीनिंग बड़ा वाहियात है। इसका मीनिंग क्या है? कैसा कंडीशनल है? ओपन कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल कहां की बात करता है? फ्यूचर की बात करता है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पर आ जाएंगे, अगर मेरे विंग्स आ जाएंगे तो मैं आसमान में उड़ जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इसके पर आएंगे या भविष्य में ये आसमान में उड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहां पर सही लगा हुआ है, लेकिन लॉजिक जो है वो गलत लगाया जा रहा है। यहां पर सिर्फ एक सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन है कि ये बंदा जो है वर्तमान में इमेजिनेशन कर रहा है कि भैया अगर मेरे पर होते, अगर मेरे विंग्स होते
तो मैं आसमान में उड़ जाता। इमेजिनेशन के लिए चीजें होना जरूरी तो होती नहीं है। हम जानते हैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें सेमी क्लोज कंडीशन लगाना पड़ता है। सेमी क्लोज के लिए क्या करते हैं, अब ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो यहां लिखेंगे इफ आई हैड विंग्स। बहुत सारे बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि हैड लगाए तो ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट तब होता है जब हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर सिर्फ हैड लगा हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो यहां पर विल की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहां पर वुड लिखना पड़ेगा, और वुड से जो है हमारा काम चलेगा। हमारा काम किससे चलेगा, वुड से काम चलेगा, विल से काम नहीं चलेगा, वुड से काम चलेगा। तो यहां पर देखो फॉर्मूला सही होने के बावजूद भी क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई। उसी तरह से मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, इफ आई बिकम द किंग आई विल रूल द वर्ल्ड। इफ आई बिकम द किंग आई विल रूल द वर्ल्ड। अगर आप इसको भी अगर सिर्फ फॉर्मूले से देखोगे तो आपको एकदम ये सही लगेगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज लिखी जाती है तो ये फ्यूचर में आती है, तो ये फॉर्मूला तो सही है। लेकिन क्या इस बात का कोई लॉजिक है कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा? क्या राजा कोई बन सकता है अभी? क्या मोनार्की अभी है? नहीं है। तो भैया राजा भी नहीं बन सकता, ना ही दुनिया पे राज कर सकता। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। तो अगर इमेजिनेशन है तो यहां पर बिकम नहीं, यहां पर हमें बिकेम लिखना पड़ेगा, और यहां पर विल नहीं, विल का ही पास्ट फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो है आप आसानी से जो है देखकर समझ सकते हैं। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर हम थोड़े से अटेंटिव हैं तो जैसे विंग्स शब्द है, इसको देखकर पता चल जाएगा ये इमेजिनेशन कर रहा है। ये जो किंग शब्द है इसको देखकर पता चल जाएगा यार ये तो इमेजिनेशन कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये इमेजिनेशन है। आप जब तक पूरा भाव नहीं पढ़ेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर ही नहीं होगा कि ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे? जैसे देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ ही इज माई ब्रदर I will gift him a car। अब अगर आपके सामने एग्जामिनेशन में ऐसा सेंटेंस आ जाए, इफ ही इज माई ब्रदर आई विल गिफ्ट हिम अ कार, तो अगर आप फॉर्मूला लगाकर देखोगे तो आपको देखो बेटा एक चीज पता चलेगी कि यहां पर ही के बाद इज लगा हुआ है, इसके बाद आईएनजी नहीं है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है। तो ये उस हिसाब से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अग्री करते हो? अगर इसको हम मान लें तो इसमें तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? आप मीनिंग में जाइए। मीनिंग ओपन कंडीशनल का कहां होता है, फ्यूचर में होता है। क्या मतलब होगा इसका, अगर वह मेरा भाई बनेगा तो मैं उसको कार गिफ्ट करूंगा। अगर, यानी मान लो आज कितने तारीख है, आज 30 तारीख है, कोई कह रहा है कि अगर 5 तारीख को वो मेरा भाई बनेगा तो मैं उसे कार गिफ्ट दूंगा। अरे अगर 5 तारीख को वो तुम्हारा भाई बनेगा तो अभी भी तो तुम्हारा भाई होगा ना, अभी पड़ोसी थोड़ी ना होगा कि कल को पता चले कि भाई अरे पड़ोसी भाई है, ऐसा थोड़ी ना था। तुम्हारे किसी के भी कॉन्टेक्स्ट, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है। जो हमारा भाई बनेगा वो अभी भी तो भाई होगा। ऐसा थोड़ी ना 10 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट करवाई और भाई निकल आएगा, अरे तुम तो मेरे भाई निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है, जो मीनिंग है ना उसमें ये संभव नहीं होना। संभव नहीं है तो ये क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। इमेजिनेशन मतलब सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। तो हम इफ लिखेंगे, ही लिखेंगे, इसके पास क्या होता है, वॉज होता है, माय ब्रदर। अब वॉज के बाद आईएनजी ना लगा
हेलो हेलो, आई थिंक आवाज़ आ रही होगी सभी को अभी। आई थिंक पता नहीं बैटरी कैसे डाउन होगी। चलिए, आई थिंक सभी मुझे सुन पा रहे होंगे एक बार बढ़िया तरीके से। सभी को क्लियर होगी आवाज़? चलिए, अब देखिए, अगर ये आपको क्लियर है तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको देखो मैं दोबारा समझा देता हूं कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है फ्यूचर की सिचुएशन नहीं हो सकती। ये सिचुएशन कहां की हो सकती है? ये सिचुएशन हो सकती है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन से मेरा मतलब क्या है? इमेजिनेशन से मेरा मतलब है ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो सकती है। और प्रेजेंट की इमेजिनेशन हम किससे लिखते हैं? सेमी क्लोज से लिखते हैं। सेमी क्लोज में हम क्या करते हैं? वॉज जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर वर लगा देते हैं। तो यहां मैंने वर लगा दिया, यहां मैंने वुड लगा दिया, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया? सही हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो एक बार CL टाइप करिए सारे के सारे। चलिए, अब देखो ये क्लियर है तो मैं आपका खुद का एक बार दिमाग चेक करना चाहता हूं कि आप कितना बढ़िया सोच सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी वहां पर। ये मैंने यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। तीनों ही सेंटेंसेस, आई थिंक आवाज सभी को आ रही है ना? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार वाई टाइप करना। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार वाई टाइप करिए। ठीक है, चलिए, यहां पर देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। तीनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एकदम सही हैं। इनमें कोई भी ग्रामर का एरर नहीं है। ठीक है, इनमें कोई भी ग्रामर का एरर नहीं है, तीनों का ग्रामर एकदम सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो आप कौन से सेंटेंस को सही बोलोगे? पहले वाले को बोलोगे, दूसरे को? एक ही सही है इनमें से, सिर्फ एक सेंटेंस सही है। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। जो बच्चा रट्टा करके बैठा है वो आंसर निकाल ही नहीं पाएगा। आपको अपना लॉजिक लगाना है और बताना है कौन सा सेंटेंस आपको यहां राइट लग रहा है। वर इमेजिनेशन के लिए लगाते हैं वॉज की जगह। कंडीशनल्स में वॉज के लिए कोई जगह नहीं होती, वॉज के बदले हम वर लगाते हैं। क्लियर है? चलो पढ़ो जरा, इसको आंसर करो एक बार। इफ आई पास द एग्जाम इज ओपन कंडीशनल। इफ आई पास प्रेजेंट है ना, इफ आई पास क्या है? प्रेजेंट है ना, तो क्लोज का हो गया, ओपन कंडीशनल हो गया ना। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताऊं, देखो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। पहला कंडीशनल देखो कौन सा कंडीशनल है? पहला कंडीशनल है क्लोज कंडीशन। देखो क्लास, अगर आप SBI की तैयारी कर रहे हो ना, तो
तो आपको अपना दिमाग और आंखें दोनों खुली रखनी पड़ेंगी। सिर्फ आंखें खुली रखने से भी कुछ नहीं होने वाला और सिर्फ दिमाग खुला रखने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको देखना भी है और सोचना भी है। अच्छे लर्नर की पहचान पता है क्या होती है? जब वो लर्न कर रहा होता है ना, तो वो हर चीज़ पे सवाल उठाता है। उसका मन उससे सवाल करता है कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं अकेला पड़ जाऊं तो क्या मैं इसको खुद अपने दम पे सॉल्व कर पाऊंगा। अगर हर कंटेंट के साथ आप इस लॉजिक से पढ़ाई करोगे तो आपके लिए सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाएंगी। अपने आप आपको गलतियां दिखना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये सवाल है, ये क्लोज कंडीशनल है, पहला सेंटेंस, इफ ही हैड सेव्ड मी। क्लोज कंडीशनल कहां की बात करता है? पास की। अब मान लो कि आज कितनी तारीख है? 30 तारीख है। 20 तारीख क्या हो गया? पास्ट हो गया। 10 नवंबर क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। मान लो कोई अभी यहां पर है, हम प्रेजेंट से ही बात करते हैं, कोई कह रहा है इफ ही हैड सेव्ड मी, पास क्या, अगर 20 तारीख को उसने मुझे बचा लिया होता तो मैं बच गया होता। अगर 20 तारीख को उसने मुझे बचा लिया होता तो मैं बच गया होता। इसका मतलब ना उसने बचाया ना मैं बचा, यानी 20 तारीख को मैं मर गया। अगर 20 तारीख को मैं मर गया तो अभी ये बात मेरी आत्मा बोल रही है। कौन बोल रहा है ये वाली बात? ऑब्वियसली बात है, मैं मर गया हूंगा तो बात कौन करेगा? तो इसका मतलब है इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इस बात का अगर मैं मर गया था तो भाई बात कौन कर रहा है? कोई लॉजिक नहीं है। ये गलत हो गया। आ जाइए दूसरे वाले में, इफ ही सेव्ड मी आई वुड बी अलाइव। ये वर्तमान की इमेजिनेशन कराया। अगर वह मुझे बचा लेता तो मैं बच जाता। मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम मुझे बचा लेते तो मैं बच जाता, तो इसका मतलब मैं बचा हुआ नहीं हूं ना, ये भी तो इमेजिनेशन है। मर गया, क्या मैं मर गया? नहीं मरा ना। तो यानी ये भी बात जो है वो लॉजिकल नहीं है। अब आते हैं तीसरे वाले पर, इफ ही सेव्स मी आई विल बी अलाइव। ये बात कहां की कर रहा है? फ्यूचर की। अब वो कह रहा है कि अगर 10 तारीख को वो मुझे बचा लेगा तो मैं बच जाऊंगा। अगर 10 तारीख को वो मुझे बचा लेगा तो मैं बच जाऊंगा। ऐसा तो होना संभव है, ऐसा होना पूरी तरह से संभव है कि कहने वाला जो है वो कह रहा है कि 10 तारीख को अगर वो मुझे बचा लेगा तो मैं बच जाऊंगा। क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है तो वर्तमान में तो वो ये बात कह सकता है। 10 तारीख को हो सकता है ये किसी जंग पे जा रहा हो सकता है, 10 तारीख को इसको किडनी की जरूरत हो सकता है, 10 तारीख को इसको लिवर की जरूरत हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात लॉजिकल है। अगर ये बात लॉजिकल है तो ये जो है आपका क्या है? राइट आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आपके सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप होनी चाहिए, तभी आप जो है राइट आंसर दे पाओगे। अगर क्लियर है एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे। चलिए, बिल्कुल यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। आई होप सभी को क्लियर हो पाया होगा। ये अभी ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इफ आई हैड मनी आई would buy this car. If I had money, I would buy this car. अब देखो आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये बहुत ज़रूरी है। आपको टेस्ट चैप्टर के लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो आगे हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है ज़रा समझते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही हेड लगा देखते हैं उनके दिमाग की घंटी बज जाती है कि ये तो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आपको समझना है कि जो हेड होता है ना वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता। पास्ट परफेक्ट होता है जब हम हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैड प्लेड, तो यहां पर ये प्लेड मेन वर्ब है और ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। याद रखो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं
इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता खुद का, ये सेंटेंस में टाइम बताने का काम कर रहे होते हैं। जैसे यहां पर ये हेड बता रहा है कि बात पास की हो रही है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, खुद का मीनिंग होता है मेन वर्ब का। काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वहीं अगर मैं कहूं आई हैड अ कार, तो अब आप देखोगे हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी ये मेन वर्ब है। अब अगर ये मेन वर्ब है तो इसका मीनिंग भी होगा। तो याद रखें जब हैड मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है पोजेशन। कोई चीज जो मेरे पास हुआ करती थी, पास की बात है तो हुआ करती थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार हुआ करती थी, यानी ये हैड बता रहा है कि पोजेशन है। मीनिंग दे रहा है किसका, पोजेशन का मीनिंग दे रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। यहां हैड कोई मीनिंग क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि भैया ये मेन वर्ब है ही नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब ये है तो ये मीनिंग दे रहा है। ये बात अगर हमें क्लियर होगी तो हम एक क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए मैंने कहा इफ आई हैड मनी आई would have bought this car. If I had money, I would have bought this car. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के नीचे यहां अंडरलाइन कर रहा हूं और इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना रहा हूं। पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं इफ आई हैव मनी, दूसरा लिख रहा हूं इफ आई हैज मनी, तीसरा लिख रहा हूं इफ आई हैव मनी, चौथा लिख रहा हूं इफ आई हैड मनी, और पांचवा लिख रहा हूं नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं करने के लिए या आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे कि आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप क्या एप्रोप्रिएट आंसर सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। कैसे, सबसे पहले एप्रोप्रिएट आंसर देने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी हम आंसर देंगे इसके आधार पर देंगे, क्योंकि इसके नीचे तो अंडरलाइन है नहीं, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है तो ये तो सही लिखा है। तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म कहां आती है, क्लोज्ड कंडीशनल में आती है। कहां आती है, क्लोज्ड कंडीशनल में। अब क्लोज्ड कंडीशनल में ये वाला हिस्सा कैसे लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है या बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसको यही पास्ट परफेक्ट लगने लगे, आई हैड लगाए तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन अभी आप ये समझ चुके हो कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। नो इंप्रूवमेंट का स्कोप तो खत्म हो गया। पहला आंसर हो नहीं सकता क्योंकि पहला प्रेजेंट की बात कर रहा है, वुड हैव के साथ प्रेजेंट का आना संभव नहीं है। दूसरा ग्रामर का ही ब्लंडर है कि आई के साथ कभी हैज आता नहीं है। तीसरे में देखिए इफ आई हैड, अब यह हैड लगा है तो हैड के बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव जब मेन वर्ब होता है तो पहली फॉर्म होती है हैव, दूसरी फॉर्म होती है हैड और तीसरी फॉर्म होती है हैड। तो हैड के बाद हैव पहली फॉर्म आना तो संभव है नहीं। हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। अब आप जब ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो इफ आई हैड मनी, तो आप कंफ्यूज होते हैं, अरे यार दो बार हैड लगा दिया। तो इस बात को समझना, ये वाला हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि भैया परफेक्ट बना रहा है, और ये वाला हेड है ये मेन वर्ब है और ये एग्जैक्टली वही मीनिंग दे रहा है जो ये दे रहा था। ये कह रहा था कि मेरे पास कार हुआ करती थी और यहां पर ये कह रहा है तब मेरे पास पैसा हुआ करता था या होता। तो हेड जो है पोजेशन बता रहा है यहां पर। तो आप याद रखेंगे ये सेंटेंस जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव bought this car. If I had money, I would have bought this car. ये हमें राइट आंसर लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझें
कि हैड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और अगर मुझे थर्ड फॉर्म देना है तो थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है पोजीशन दिखाने के लिए, तो यहां पर हैड लगेगा और ये आंसर बनेगा। अगर क्लियर है, बात दिमाग में घुसी है, तो एक बार सीएल टाइप करो। ये पैटर्न का सवाल 2022 में पूछा गया था एसबीआई पीओ में। क्लियर है? एक बार सीएल दीजिए मुझे सारे के सारे। चलिए, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ये मुझे पता है आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको और बेटर आइडिया हो। इफ वी हैड ऑफर्ड हिम बेटर salary, he would have not left the job. ठीक है, if we had offered him better salary he would have not left the job। अगर मैं यहां पर सेम स्ट्रक्चर कर दूं कि आपको जो एरर है वो इस वाले पार्ट में ढूंढना है। कौन से वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में अगर मैं कहूं आपको एरर ढूंढना है, और इसी के नीचे मैं ऑप्शंस दे दूं, मैं ऑप्शंस लिखूंगा नहीं, आपसे राइट आंसर चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको यहां पर देखोगे। आपने देखा वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये क्लोज कंडीशनल बन रहा है। और अगर ये क्लोज कंडीशनल बन रहा है तो मुझे ये पास्ट परफेक्ट, गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, इसको क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस तो ऑलरेडी सही है, पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ, वी हैड ऑफर्ड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, ये एकदम सही है। ठीक है, मैं दूसरा इस क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा चेंज कर रहा हूं, देखना। इफ वी हैड एन अग्रीमेंट, इफ वी हैड एन अग्रीमेंट ही वुड हैव नॉट लेफ्ट द जॉब। ठीक है, ये ऊपर वाला तो सही है। कैसे सही है? हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट ही आता है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इफ वी हैड एन अग्रीमेंट, इफ वी हैड एन अग्रीमेंट ही वुड हैव नॉट लेफ्ट द जॉब, ही वुड हैव नॉट लेफ्ट द जॉब। तो आप जानते हो ये क्या बना रहा है? ये आपका पास्ट का वो बना रहा है, ये आपका क्लोज कंडीशनल बना रहा है, क्लोज बना रहा है। तो इफ वी हैड एडी लिखेंगे, इफ वी had an agreement, क्या लिखेंगे? if we had an agreement he would have not left the job। this would be the appropriate answer to this question। I believe आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे, एवरीबडी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इतनी देर से ये जो कंडीशनल पढ़ रहे हैं, जो हम ये कंडीशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, या जो टेंस में हमने कंडीशनल का सब पार्ट हम देख रहे हैं, क्या ये कंडीशनल सिर्फ इफ से क्रिएट होता है? क्या कंडीशनल बनाने का जरिया सिर्फ इफ होता है? आंसर है, देखिए 99% सेंटेंसेस आप देखेंगे वो आपको इफ से ही स्टार्ट होते मिलेंगे, यानी इफ के सहारे ही कंडीशनल बनाया जा रहा होगा। लेकिन कुछ और तरीके भी होते हैं कंडीशनल बनाने के, जैसे कि आपको सपोज करिए मैंने कहा इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड
आई वुड हैव गॉट बेटर रिजल्ट्स। तो आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर जो इफ है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस भी एकदम सही है। एक तरीके से मैं और इसको लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, इफ हटा दूंगा और ये जो हिस्सा लिखा है इसको इन्वर्जन में लिख दूंगा। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दूंगा, फिर सब्जेक्ट लिख दूंगा आई, और फिर मेन वर्ब लिख दूंगा। हैड आई वर्कड हार्ड, हैड आई वर्कड हार्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो है वो रहने वाला है, वो जो है आपका रहने वाला है। तो यहां पर आप लिखेंगे इफ आई हैड वर्कड हार्ड की जगह आप सिर्फ हैड आई वर्कड हार्ड भी लिख देंगे। तो जैसे ये इन्वर्जन में लिखा हुआ दिखाई देगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल का ही है। आपने आगे वैसे ही लिखना है जैसे आप किसी क्वेश्चन में करते हो या जैसे आप लिखते हो। तो एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, इन्वर्जन में लिख दो, उल्टा लिख दो, तो जो है सेंटेंस क्या हो जाता है, कंडीशनल में जो है वो क्रिएट हो जाता है। घबराना नहीं है, बात वही है। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखूं, हैड ही ऑर्डर्ड द फूड वी वुड स्टे हियर, ठीक है। हैड ही ऑर्डर्ड द फूड, हैड ही ऑर्डर्ड द फूड वी वुड स्टे हियर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर इफ नहीं लगा हुआ, लेकिन यहां पर देखो पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट ही लगा हुआ है और फिर मेन वर्ब ऑर्डर्ड लिखा हुआ है। तो ये इन्वर्जन में है। अगर ये इन्वर्जन में है तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली इस सेंटेंस जैसा है, इफ ही हैड ऑर्डर्ड द फूड। ये एग्जैक्टली इस जैसा, सेम मीनिंग है। हैड ही ऑर्डर्ड का भी मतलब सेम है, इफ ही हैड ऑर्डर्ड। तो इसीलिए मैंने देखिए आगे क्या, ही वुड स्टे लिखा है ना, वी वुड स्टे, क्लोज कंडीशनल है, क्लोज में क्या लिखेंगे, वी वुड हैव स्टेड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी वुड हैव स्टेड हियर विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास ये जो है वो तरीके हैं लिखने के। आपको एग्जामिनेशन में यहां से, यहां से, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो लॉजिकल हिस्सा है, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, जितनी जल्दी आप इस बात को अपने दिमाग में उठाओगे, उनको जो है रट्टू तोते नहीं चाहिए, उनको ऐसे बंदे चाहिए जिनके लॉजिक बढ़िया हो। अब लॉजिक टेस्ट करने का सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही क्राइटेरियन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। लॉजिक वो आपका लैंग्वेज के सहारे भी चेक कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे एसबीआई के एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी एबिलिटी को जज करने के लिए आते हैं, रादर देन कि आप याद कितना बढ़िया कर लेते हैं वो सोच कर आते हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जामिनेशन में 50% के आपने याद कितना बड़ा बढ़िया किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश के सेक्शन में। आईबीपीएस का क्वेश्चन है, आप याद करने वाले रट्टू होते हैं तो भी आपको 15-10% क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं होता। एसबीआई में ज्यादातर सवाल लॉजिकल अप्रोच वाले सवाल होते हैं। जब आप चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तब आंसर कर पाते हैं। सिर्फ देखकर आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हो सकता है 1-2 सवाल आ जाए, लेकिन जनरली सॉल्व ऐसे ही होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पूरा कंडीशनल चैप्टर जो है एंड होता है। ठीक, कंडीशनल चैप्टर क्या, फ्यूचर का जो पार्ट है, जो टेंस का फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो कंडीशनल का हिस्सा है वो खत्म हो रहा है। कुछ लोग इसे अलग चैप्टर में पढ़ा देते हैं, मैंने इसको साथ में ही पढ़ाया है क्योंकि साथ ही पढ़ना जरूरी है फ्यूचर केस को। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसका इस वाले हिस्से का असाइनमेंट जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा आज या फिर कल, उसको आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। अगली वाली क्लास से आफ्टर पोस्ट दिवाली, कल आप एंजॉय करिए। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हम दिवाली के नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। और आपको जो है जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। हो सकता है टाइमिंग जो है थोड़ा मैं आगे पीछे रखूँ, छुट्टी का दिन है तो हो सकता है क्लास जल्दी कर दूँ आपकी, बट हम मिलेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और सीरियसली जो है वो तैयारी करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा।